गुप्त वंश भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इस वंश ने भारत पर शासन किया। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म का अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त वंश ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया। मौर्य वंश व शुंग वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर शतक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख है। मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। इस साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर गुप्त साम्राज्य को एकजुट किया। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा लगता है कि उनके अभियानों ने उत्तरी और पूर्वी भारत में गुप्त शक्ति का विस्तार किया। मध्य भारत और गंगा घाटी के कुलीन राजाओं और उन क्षेत्रों को वस्तुतः समाप्त कर दिया जो गुप्त वंश के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए थे। इस साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उनका शासनकाल सैन्य शक्ति की तुलना में सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक जुड़ा हुआ था। उनके उत्तराधिकारी जैसे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अन्य ने धुनास पर आक्रमण के साथ साम्राज्य के क्रमिक निधन को देखा। 6वीं शताब्दी के मध्य तक जब राजवंश का अंत हुआ तो राज्य एक छोटे आकार में घट गया था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीन गुप्त राजा के बारे में पता चलता है वह है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इन्हें आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत अर्थात अयोध्या तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारतीयों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव दान दिए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी राजकुमारी प्रभावती गुप्त के पुणे और रिद्धिपुर शिलालेख में कहा गया है कि वह धारणा गोत्र से संबंधित थी। कुछ इतिहासकार जैसे कि ए.एस. अल्टेकर ने सिद्धांत दिया है कि गुप्त मूल रूप से वैश्य थे, क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण इसके सदस्यों के लिए गुप्त अर्थात वैश्य वर्ण का उपनाम लिखते हैं। इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि गुप्त वंश प्रत्येक गुप्त काल के पहले, बाद और उसके दौरान कई गैर वैश्य राजाओं का नाम आता है और इससे
गुप्त राजाओं के वैश्य होने का ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता है। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इनका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। सन 1920 में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त अपनी वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इनका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य में 241 वर्षों का अंतर था। पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित थे। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उनका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। समुद्रगुप्त को पर क्रमांक भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने राजाधिराज की उपाधि धारण की। वे स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहे जाने पर गर्व का अनुभव करते थे। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने हेतु अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ अर्थात दक्षिणायन था। इसमें उनके 12 विषयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त का देहांत 380 ईस्वी में हुआ। समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुवसाम्नी को शकराज भेंट में दे दिया था। लेकिन उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह ध्रुवसाम्नी के वेश में शकराज के पास गया, जिसके परिणाम स्वरूप रामगुप्त निंदनीय होता गया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर गुप्त वंश का शासक बन बैठा।
चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। उसने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भागवत जैसी उपलब्धियां धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। पहला शक विजय पश्चिम में शक क्षेत्र शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज्य करते थे। 389 से 412 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजित किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। दूसरा वाहिक विजय महाशैली स्तंभलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के 5 मुखों को पार कर वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा बंगाल विजय महाशैली स्तंभलेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को पराजित किया। गणराज्यों पर विजय पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। परिणामतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन राज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन किया। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उनके दरबार में नवरत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपवाक, अमरसिंह, शंकु, बोताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखनीय थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम 415 में सत्ता में आया। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य उन्नति के पराकाष्ठा पर था। उन्होंने अपने साम्राज्य को अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह परास्त किया था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों तथा मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियां धारण की थी। उन्होंने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र दिव्या आदि उपाधि धारण की थी। नीलरक्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शांति का वातावरण था। कुमारगुप्त प्रथम वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने अत्यधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के समय में हूणों का हमला हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण निम्न है। प्रथम, पुष्यमित्र से युद्ध। भीतरी शिलालेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षण में शांति नहीं थी। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त किया। दूसरा, दक्षिण विजय अभियान। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत पर विजय अभियान चलाया था, लेकिन 17 जिलों से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तीसरा, अश्वमेध यज्ञ। 17 जिले से प्राप्त 1395 मुद्राओं व लेकरपुर से प्राप्त 13 मुद्राओं के सहारे से अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि होती है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 400 वर्षों बाद 671 से 695 के बीच किया। गुप्त शासकों ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नोलानाडा को दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा संस्कृत शब्द नालम प्लस दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल जो कि ज्ञान का प्रतीक है। नालंदा अर्थात ज्ञान देने वाला। इसी कालक्रम में महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। मंदसौर शिलालेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त की प्राथमिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए काटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने लगभग 12 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। 467 ईस्वी में उनका निधन हो गया। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद भी बना रहा। यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। गुप्त वंश का काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इस समय भारत ने विज्ञान, कला, साहित्य और राजनीति में जो प्रगति की, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जय भारत।